मैंने पिछले एपिसोड में आपको 1974 का एक किस्सा बताया था। अब आप 1984 का एक किस्सा सुनिए। आप पूछेंगे 74 और 84 में रिश्ता क्या है? तो बात बस महज इतनी सी है। मैं चाहता हूं कि हर दशक में, हर 10 साल में कैसे बदलाव हुए, तो वो मैं आपको उसके जरिए बता सकूं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ सिर्फ राजनेता टिकते हैं, राजनीति सिर्फ राजनेताओं के लिए है। और 1984 का टाइम आप याद कीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। उस समय पूरे देश में एक अफरा तफरी थी। राजीव गांधी ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर चार्ज तो ले लिया था, लेकिन उनके बारे में पूरा देश सशंकित था। इंदिरा गांधी को लोग लौह महिला कहते थे। पाकिस्तान को तोड़ने का रिकॉर्ड उनके पास था। इमरजेंसी जैसी बुराई भी उनके साथ थी। और ऐसे में इंदिरा गांधी, जो कि पार्टी की सबसे बड़ी नेता थी, अभूतपूर्व तौर पर बलशाली प्रधानमंत्री थी, उनके जूते में जो कैसे कोई दूसरा आदमी पैर रख सकता है। तो राजीव गांधी को लेकर बड़ा संशय था। 1984 में जब लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई तो इलाहाबाद से प्रत्याशी का नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों में उनकी 3 फिल्में लगातार पिट गई थी, लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन आज भी सुपरस्टार है। तो अमिताभ बच्चन की घोषणा हुई एक ऐसी सीट से, एक ऐसे जिले से जहां पर जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, जहां पर बड़े बड़े समाजवादियों का आना जाना था, जहां से हेमवती नंदन बहुगुणा एमपी हुआ करते थे। तो एक बड़ा सियासी सनसनी थी कि अमिताभ बच्चन क्या करेंगे। अमिताभ बच्चन का अवतरण हुआ 27 नवंबर 1984, जहां तक मुझे याद है वो तारीख थी। अमिताभ आए और उन्हें चंद्रशेखर आजाद ने जहां शहादत दी थी, वहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और उसके बाद जैसे शहर में अपार जनसमूह इकट्ठा होने लगा। कलेक्ट्री में जहां उन्हें अपना पर्चा दाखिल करना था, वहां वो पहुंचे तो बैरिकेडिंग की गई थी, भारी पुलिस का बंदोबस्त था। खुद कलेक्टर वहां पर खड़े हुए थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वहां खड़े हुए थे। जिसको आप सोच सकते हैं वो सब लोग वहां थे, समाज के, प्रशासन के और सत्तारूढ़ पार्टी के। एक यंग पत्रकार के नाते मुझे भी उन लम्हों को अपनी स्मृतियों में दर्ज करने का मौका मिला। मैंने वहां क्या पाया? मैंने देखा कि जन समूह की शक्ति क्या होती है। दर्जनों लोग एक बस पर चढ़ गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। हालत ये हो गई कि बस की छत पिचक गई। पेड़ पर लोग चढ़ गए, चढ़ते गए, डालियां टूट के गिर पड़ी, लोग भी गिर पड़े। कलेक्ट्री की पुख्ता दीवार को जनसमूह ने धक्के मार मार कर तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन के लिए लगभग 7 मीटर ऊंचा एक मंच बनाया गया था। उस पर वो चढ़े, वैसे ही बहुत लंबे हैं। दोनों हाथ उन्होंने ऐसे ऊपर उठाए और मुठ्ठियां भींच के बड़ी जोर से अपनी भारी भरकम जबरदस्त आवाज में कहा, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। और चारों ओर तालियां ही तालियां। उन्होंने एक भाषण दिया। पर्चा वो दाखिल कर चुके थे। फिर वो जहां भी जाते भीड़ जुट जाती, लेकिन कुछ तमाशा भी होने लगा। उनके पास शब्द सीमित थे, भाषण सीमित थे, उनके विचार भी सियासत के बारे में सीमित थे। मैं यहाँ ये कतई नहीं कह रहा कि उनकी कहीं से नीयत खराब थी। मैं यहाँ कतई नहीं कह रहा कि उनकी भावनाओं में कोई खोट था, लेकिन वो राजनीति के खिलाड़ी नहीं थे। वो एक बहुत पढ़े लिखे, साहित्य को समझने वाले, संवेदनशील इंसान हैं, लेकिन राजनीति के भाषण उनके लिए थोड़ी नई चीज थे। और जब वो भाषण देते तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले लड़के साइकिल चलाकर चले जाते थे। वो उस भाषण की अगली लाइनें बोलना शुरू कर देते, तो उनको उससे भी मशक्कत करनी पड़ी। उस दौरान उन्होंने तमाम वादे कर दिए और जनसमूह ऐसा इकट्ठा होता था उनके लिए कि पूछिए मत। ऐसे में मैं एक दिन बहुगुणा जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा
कि साहब एक तरफ तो नौजवानों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है और दूसरी तरफ आप हैं कि आपके यहाँ उतनी भीड़ ही नहीं जमा हो रही। आपकी सभाओं में भी ऐसा लगता है जैसे सिर्फ पॉलिटिकल सभाएं हैं, आपके कार्यकर्ता हैं उसमें। बहुगुणा जी भी इलाहाबादी मजाकिया थे। पैदा तो वो गढ़वाल में हुए थे, लेकिन वो अपने मिजाज से इलाहाबादी थे। उन्होंने कहा अरे नचनिया है, अभय नावा है, कुछ लोग उसको नोचेंगे, कुछ कोई उसको गुदगुदी करेगा, कोई उसको छू कर देखेगा, ठीक हो जाएगा, चुनाव हम ही जीतेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 1,65,000 से ज़्यादा मतों से वो जीते थे। याद रखिए, तब मतदाताओं की संख्या आज के मुकाबले लगभग आधी होती थी, तो वो ये बहुत बड़ी जीत थी। अमिताभ बच्चन वहाँ से जीते और वो जीत उनके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हुई। उधर राजीव गांधी 400 से भी ज़्यादा सीटों के साथ पदासीन हुए। इससे पहले इतना बहुमत कभी किसी पार्टी को नहीं मिला था, इसके बाद भी आज तक नहीं मिला है। जाहिर है कि राजीव गांधी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को थी, अमिताभ बच्चन से उनसे भी ज़्यादा उम्मीदें इलाहाबादियों को थी। वो जब भी आते लोग उनको घेर लेते, लेकिन वो उम्मीदें इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती थी। वो सियासतदान नहीं थे, वो प्रशासक भी नहीं थे, वो एक अभिनेता थे। उन्होंने सच्चे मन से जो घोषणाएं की, वो जानते नहीं थे उन घोषणाओं का बोझ उनके कंधे पर कितना भारी साबित होने वाला है, और वही हुआ। तो उनकी जो रुखसती थी वहाँ से, वो रुखसती बहुत अच्छी साबित नहीं हुई। उन्होंने बहुत अच्छे मन से राजनीति नहीं छोड़ी और बाद में उन पर बोफोर्स के और सबके आरोप लगे। इन सबको मिला के राजनीति से उनका मन खट्टा हो गया और वे इलाहाबाद से जब रुखसत हुए तो कुछ इस अंदाज में विदा हुए कि भाई अब कम से कम इस सिलसिले में या इस तरह की चीज़ों के लिए मैं इलाहाबाद नहीं आऊँगा। मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद वो कभी इलाहाबाद गए या नहीं गए, शायद वे आज तक इलाहाबाद नहीं गए हैं। आप लोगों को बता दूं कि जब उनके पिता महान कवि श्री हरिवंश, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन भी जब गए थे इलाहाबाद से, तो बहुत अच्छे मन से नहीं विदा हुए थे। इलाहाबाद के बारे में उनकी भी एक निश्चित अवधारणा थी और ये मेरा सौभाग्य है कि उस चुनाव के दौरान मुझे बच्चन जी के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। वो महान कवि जो हम जैसे नौजवानों को बहुत आकर्षित करता था, उनकी बातें सुनने का, उनके साथ घंटों गुजारने का। वो एक लॉन में जगदीश राजन उनके पहले ही पत्नी के भाई हुआ करते थे, वो लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, उन्हीं के यहाँ ठहरे हुए थे अमिताभ बच्चन और वो। तो वो लॉन में कोने में बैठ जाते थे जाड़े के दिनों में और हम जैसे तमाम नौजवान उनसे कुछ सीखने का गौरव हासिल करते थे। खैर, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से रुखसत हुए, राजनीति से भी विदा हो गए। उस समय यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ राजनेता चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को में अगर राजनेता आ भी जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश की सियासत उन्हीं लोगों के सहारे चलेगी। मुख्यमंत्री वही बनेगा, मंत्री यहां से वही बनेंगे जो खांटी राजनेता है। उसके बाद एक और नौजवान, एक और स्टार चुनाव लड़ा, उसमें मेरी भी कुछ भूमिका थी, उसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन हम लोगों की जो चिंता थी, वो चिंता ये थी कि 1984 के चुनाव में जयललिता भी चुनकर आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के दौरान, जैसे दक्षिण के कुछ राज्यों में होता रहा है, आंध्रा में हुआ, बाद में उसके पहले तमिलनाडु में हो चुका था, कि राजनीतिक हस्तियों पर फिल्मी हस्तियां भारी पड़ती थी, वो राजनीति करती थी। हम लोगों को लगता था कि देश की राजनीति ग्लैमर का शिकार तो नहीं हो जाएगी। आज राजनीति ग्लैमर का शिकार हुई है, पर वो राजनेताओं का ग्लैमर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लैमर से जुड़े लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, पर फिर भी हमें उस समय लगता था कि राजनीति में जो लोग हुकूमत करने आए या जो लोग विरोध में हों, कम से कम वो रचनात्मक हो। मैं कुछ दुख के साथ कह रहा हूँ, राजनीति तो बढ़ी, पर राजनीति से रचनात्मकता खत्म हुई है और उस रचनात्मकता के खात्मे के संकेत हमें 1990 के दशक में मिलने लगे थे। इसीलिए एक ऐसे शख्स को राजनीति में लाने की कोशिश आगरा में हुई जो कि ग्लैमर का था। पर यह किस्सा अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।